हेलो दोस्तों, मैं सिखिल सर आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। हम लोग सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ रहे थे। सर्कुलर मोशन का एक लेक्चर हो गया था जिसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था देख लेते हैं जल्दी जल्दी। डेल्टा थीटा, इसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन। और डेल्टा एस, इसको हम बोलेंगे रेखीय दूरी। और क्या हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था, डेल्टा थीटा और डेल्टा एस में रिलेशन पढ़ा था, डेल्टा एस अपॉन आर रेडियस होगा सर्कुलर मोशन का। और क्या पढ़ा था, और हम लोग ने देखा था कि ओमेगा को क्या बोलते हैं, उसको एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग। ओमेगा की वैल्यू होगी डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ये पढ़ा था। फिर मैंने आपको सिखाया था कि अगर हम तात्क्षणिक यानी इंस्टेंटेनियस निकाल रहे हैं तो डी थीटा अपॉन डी टी। फिर हम लोग ने पढ़ा था अल्फ़ा इज़ डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, है ना। और यहाँ पे हम लोग अगर तात्क्षणिक निकाल रहे हैं तो अल्फ़ा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। फिर हम लोगों ने एक रिलेशन यहाँ पढ़ा था, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। और फिर इसमें हम लोग ने पढ़ा था ओमेगा इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम लोग थीटा की वैल्यू रखते हैं तो ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर। आर कौन सा लेना है, वी कौन सा लेना है, परपेंडिकुलर टू आर, इस तरह से फाइंड करना है, ये सिखाया था, वी परपेंडिकुलर टू आर। और अल्फ़ा इज इक्वल टू ए टी अपॉन आर। ए टी क्या है, इसको बोलेंगे, ए टी को बोलेंगे स्पर्श रेखीय त्वरण या टेंजेंशियल एसेलरेशन। तो हमने ये सब चीज़ें देख ली थी, अच्छे से समझ ली थी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी एंगुलर कोणीय विस्थापन क्या होगा, डेल्टा ओमेगा क्या होगा, डी थीटा अपॉन डी टी कैसे निकालेंगे, ये सब चीज़ें। अब कुछ क्वेश्चन कभी कभी इसमें से आ जाते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। जल्दी करेंगे छोटी छोटी चीज़ें। तो क्वेश्चन जैसे मान लो आपसे पूछ ले, थीटा दे दे 2t² + 1, ठीक है। एंड नाउ थीटा इतना दे दे इस टी के फंक्शंस में, एंड नाउ फाइंड ओमेगा at time t is equal to 2 second, and also find acceleration. So you want to find acceleration and omega, so take omega is what, omega is d theta upon dt, d theta upon dt। तो d theta upon dt से अगर हम यहाँ रखेंगे तो आ जाएगा, थीटा का डिफ्रेंशिएशन कर दो t के रिस्पेक्ट में, तो d अपॉन dt ब्रैकेट में 2t² + 1। तो 2 बाहर अगर ले लो, 2 अगर बाहर ले लो तो t² क्या है, टू अगर बाहर ले लो तो t² का जो है t² का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2t प्लस और 1 का एक्सेलरेशन 0, सो आ जाएगा 4t। नाउ ओमेगा यू गेट 4t एंड इट डिपेंड ऑन t, इट्स डिपेंड ऑन t। सो इफ़ यू वुड पुट द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, यहाँ पे t की वैल्यू 2 सेकेंड रख दो, तो 4 × 2 इज 8 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, ओमेगा आ गया तो क्या हम अल्फ़ा भी निकाल सकते हैं, हाँ, अल्फ़ा बराबर होगा डी ओमेगा अपॉन डी टी। इसको अगर हम फिर से डिफ्रेंशिएट कर दें टी के रिस्पेक्ट में तो हमारा अल्फ़ा निकल आ सकता है। तो अल्फ़ा निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे एक बार फिर से डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो 4 डी ओमेगा अपॉन 4 बाहर हो जाएगा, टी का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा तो 4 आ जाएगा, 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से हम हमसे कोई भी वैल्यू देगा, जैसे थीटा दे दे, ओमेगा निकाल सकते हैं और अल्फ़ा भी निकाल सकते हैं। अगर हमको ओमेगा दे देगा तो हम थीटा इंटीग्रेट करके निकालेंगे, अल्फ़ा दे देगा तो हम ओमेगा भी इंटीग्रेट करके निकालेंगे और थीटा भी इंटीग्रेट करके निकालेंगे। तो इसका मतलब है अगर आपको थीटा दे दे, जैसे ओमेगा दे देता है, क्या दे देता है, ओमेगा, तो ओमेगा मान लो जैसे दे दे 2t या कोई भी दे दे 4t² + t + 1 ऐसा करके दे दे, एंड नाउ यू वांट टू फाइंड थीटा एंड अल्फ़ा,
तो थीटा एंड अल्फा फाइंड करने के लिए थीटा, अरे ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, डी थीटा अपॉन डी टी। जाहिर सी बात है डी थीटा होगा ओमेगा डी टी, ओमेगा डी टी। तो इफ़ यू वांट टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम सम पोजिशन टू सम पोजिशन, लाइक इफ़ यू वांट टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 2 to 5 सेकेंड के बीच में, तो यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं, कोणीय विस्थापन। टेक इंटीग्रेशन इन बोथ साइड। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बताएगा और ये जो बताएगा T1 to T2, T1 to T2, और T1 कितना है 2, T2 कितना है 5। तो अब यहाँ पे अगर हम रखें तो डी थीटा बाहर आ जाएगा, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा, कितना हो रहा है, और यहाँ पे ओमेगा का है 4 टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, 2 से 5 डी टी। तो 4 को बाहर ले लो, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, टी स्क्वायर T3/3 ना, प्लस टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन टी, कहाँ से कहाँ तक, 2 से 5 तक, 2 से 5 तक, यही तो करोगे। तो अब यहाँ पे अगर हम 5 रखें, 4 रखें, 5 रखें, तो 5 5 125/3 प्लस 25/2 प्लस 5 माइनस कर दें, 4 बाहर नहीं ले सकते, 4 अंदर ही रहने दो, 4 इंटू 2 का क्यूब यानी 8/3 प्लस 2 2 ज़ा 4/2 प्लस, यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस और -2। इस तरह से जब हम अब सॉल्व कर लेंगे, इसकी वैल्यू आराम से कैलकुलेट करके थीटा आ जाएगा। और इसी तरह से जब अल्फ़ा निकालना होगा तो अल्फ़ा हमें करना है डी ओमेगा अपॉन डी टी, अब डिफ्रेंशिएशन करना है ना। अब अवकलन कर देंगे ओमेगा का किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, तो ईजिली डी अपॉन डी टी 4 टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, तो 4t का इसका 4 बाहर हो जाएगा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2t प्लस टी की वैल्यू आ जाएगी 1, टी का इंटीग्रेशन 1 और ये 0, तो हो जाएगा 4 2 8t प्लस 1। अब जितने समय पे कहेगा हम उतने समय पे अल्फ़ा निकाल लेंगे। इस तरह से हम अल्फ़ा और ओमेगा और थीटा फाइंड कर सकते हैं अगर हमको किसी का भी फंक्शन दे रखा है। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये आपको आने चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं वेस्ट कर रहा। हम लोग जब एक विमीय जब गति पढ़ते हैं वहाँ पे वी यू और ए में रिलेशन देखते हैं, सेम वैसे ही काम यहाँ भी करते हैं, तो ऐसा कुछ नया नहीं। अच्छा, सेम काम करते हैं तो हमें पता है कि हम जब पढ़ते हैं तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a एक्स, ये पढ़ते हैं। यहाँ पे v है फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल, a एक्सेलरेशन और t टाइम, x डिस्प्लेसमेंट, तो ये सब चीज़ें हम लोग जानते हैं, विस्थापन, ये सब चीज़ें हम लोग जानते हैं। अच्छा, अगर यही काम हम फॉर कांस्टेंट अल्फा के लिए निकालें, फॉर कांस्टेंट अल्फा के लिए, अब वहाँ पे a कांस्टेंट होता था, यहाँ पे अल्फा कांस्टेंट होगा, तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं फॉर्मूला, कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ओमेगा फाइनल माइनस बराबर ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, लिखना चाहिए ऐसा। डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। तो क्या हम x की जगह, ये फॉर्मूला हमने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, x की जगह हमने थीटा लिख दिया, ओमेगा की जगह हमने v की जगह हमने ओमेगा फाइनल रख दिया, u की जगह हमने ओमेगा इनिशियल रख दिया, और a की जगह हमने अल्फा रख दिया। तो सब कुछ वही चीज़ निकल के आ गया, है ना। अब अगर हम इन सब का डेरिवेशन हमसे कह देगा कि इसका डेरिवेशन फाइंड करो, तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि नहीं, बताओ।
जैसे हमको पता है अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी, फर्स्ट फाइंड करना है अभी, तो अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी, तो यहाँ पे डी ओमेगा क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू अल्फा डी टी, टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड फ्रॉम, यहाँ टाइम का डिफ्रेंशिएशन है, यहाँ ओमेगा का, तो अगर टाइम t1 है तो कोणीय वेग यानी एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल है, और अगर टाइम t2 हुआ तो यहाँ पे कोणीय वेग हो गया ओमेगा एफ। इसका क्या मतलब है, इसका आप ऐसे मतलब समझो कि इसको मिटा दे रहा हूँ ऊपर, इसका आप ऐसे मतलब समझो कि अगर कण सर्कुलर मोशन कर रहा है तो किसी समय पे मान लो यहाँ पर इसका कोणीय वेग ओमेगा आई है, और यहाँ जब पहुँचा तो इसका कोणीय वेग ओमेगा एफ है, और यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगा डेल्टा टी, या यहाँ पे टाइम t1 हो रहा था और यहाँ पे टाइम t2 हो गया, ठीक है। कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डेल्टा थीटा, वो सब चीज़ें। अल्फा एक्सेलरेशन है, अल्फा क्या है, एक्सेलरेशन है। सो डी ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा आई से ओमेगा एफ, और अल्फा क्योंकि कांस्टेंट हम लेके चल रहे हैं तो अल्फा बाहर आ जाएगा, डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा t1 से t2, तो यहाँ पे ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई लिखोगे बराबर अल्फा t2 माइनस t1 वो समय अंतराल है, और ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, तो यू कैन राइट ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा, और ये इसको लिख सकते हो डेल्टा टी। सो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, अब ये देखो एकदम एक इसी जैसा, मतलब ये फॉर्मूला आ रहा है एकदम उसी जैसा है जैसा हम लोग लीनियर मोशन में पढ़ते थे। क्लियर है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ हम नहीं सिखा रहे हैं, है ना, बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलो, 0 से टाइम t बराबर t टाइम लेता है, और यहाँ से यहाँ तक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये डेल्टा थीटा, और डेल्टा थीटा कुछ नहीं है, मान लो कि इतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये समझो, ठीक है, ऐसा कुछ है ना। और ये मान लो एक्सेलरेशन इसमें कितना है, अल्फा एक्सेलरेशन, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो हम यहाँ पे सिंपल वैसे जैसे पहले करते आए वैसे लिखेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, और हमने एक याद कर लिया है, ओमेगा फाइनल या ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, है ना। तो यहाँ पे डी थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, ओमेगा डी टी, कोई दिक्कत नहीं, तो डी थीटा बराबर ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी डी टी, सही है। अब टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, यहाँ पे t बराबर 0 है जब, तो डिस्प्लेसमेंट मान लो थीटा 1 है या 0 डिस्प्लेसमेंट है मान लो, ठीक है, और जब टाइम t2 हुआ या t हुआ तो डिस्प्लेसमेंट थीटा हो गया या डेल्टा थीटा हो गया, जैसे भी लिखना चाहो। तो यहाँ पे अब डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा हो जाए, 0 से थीटा इज इक्वल टू, इसको थीटा लिख लेना, ओमेगा आई तो बाहर आ जाएगा क्योंकि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है तो वो तो कांस्टेंट होगी, जो इनिशियल है वो तो कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा 0 से t प्लस अल्फा टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 0 से t, तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर बाई 2, अरे बट टी रखोगे 0 रखोगे तो याद है, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर बाई 2, हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है ना। और तीसरा इक्वेशन निकालना है, कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे हमें पता है अल्फा का यूज करते हुए निकालते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि हमें अब रिलेशन निकालना है। तीसरा इक्वेशन क्या है, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, तो ऐसा कुछ निकालना है। तो हमें ऐसा लिखना पड़ेगा जैसे अल्फा इज इक्वल टू होता है डी ओमेगा अपॉन डी टी, अगर हम ऊपर नीचे डी थीटा से मल्टीप्लाई करें, डी थीटा से डिवाइड करें तो कोई समस्या नहीं आएगी। तो
इसको इसके साथ लिख लें, इसको अलग लिख लें तो आ जाएगा डी ओमेगा अपॉन डी थीटा। ये वाला इसके साथ, ये इसके साथ लिख लें तो डी थीटा अपॉन डी टी, और ये आ जाएगा अल्फा। तो यहाँ पे डी थीटा अपॉन डी टी है क्या, ओमेगा, और डी थीटा इधर ले आओ तो ये ओमेगा डी ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा डी ओमेगा बराबर अल्फा डी थीटा। नाउ टेक इंटीग्रेशन, डी थीटा है तो थीटा 1 से थीटा 2 तक पार्टिकल जा रहा है, या ऐसे लिख लो, या जीरो है, मान लो जिस समय डिस्प्लेसमेंट जीरो है उस समय उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आई है, और जब थीटा हुआ तब एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एफ हो गई। तो ओमेगा का इंटीग्रेशन होगा ओमेगा स्क्वायर बाई 2 ओमेगा आई से ओमेगा एफ, और अल्फा डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा 0 से थीटा, तो ये हो जाएगा ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर बाई 2 बराबर अल्फा थीटा। तो 2 उधर ले जाओ तो यहाँ पे कैलकुलेशन आ जाएगा ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर बराबर 2 अल्फा थीटा। तो ओमेगा फाइनल का स्क्वायर बराबर ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। इस तरह से हम तीनों रिलेशंस निकाल लेंगे। ठीक है, इसमें बहुत समय नहीं बर्बाद करते, ये हम लोग रट सकते हैं फॉर्मूला, इसमें कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसी पे क्वेश्चन, तमाम इन्हीं फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। मान लो क्वेश्चन आ गया कि कोई पार्टिकल है वो 0 एंगुलर वेलोसिटी से मोशन स्टार्ट करता है और 10 सेकेंड में आफ्टर 10 सेकेंड उसका एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है 10 रेडियन पर सेकेंड। देन फाइंड अल्फा, मतलब मान लो क्वेश्चन आ जाए कि कोई पार्टिकल है वो एंगुलर वेलोसिटी, मतलब उसकी जो t बराबर 0 पर, मतलब 0 जब समय है तो उस समय उसकी एंगुलर वेलोसिटी 0 है, और कुछ समय बाद इसकी, कितने समय बाद, 5 सेकेंड के बाद इसकी एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है 10 रेडियन पर सेकेंड, 10 रेडियन पर सेकेंड। देन फाइंड अल्फा एंड कितना डिस्प्लेसमेंट होगा ये दोनों। तो हमें क्या क्या निकालना है, फाइंड अल्फा एंड थीटा, फाइंड अल्फा एंड थीटा। आ सकता है क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हमें देखना है पहले क्या क्या दिया है। ओमेगा इनिशियल कितना दिया है, 0, ओमेगा फाइनल कितना दिया है, 10 रेडियन पर सेकेंड, और टाइम टेकन कितना दिया है, 5 सेकेंड। ये 3 चीज़ दिया है, और आपसे पूछ रहा है अल्फा थीटा। कौन सा इक्वेशन लगाए हमारा काम बन जाए, तो ओमेगा इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन फर्स्ट लगाओगे तो ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल माइनस प्लस अल्फा थीटा, सॉरी अल्फा टी। तो रखो ओमेगा इनिशियल कितना है 0, अल्फा कितना है निकालना है, टी कितना है 5, और ओमेगा फाइनल कितना है 10 रेडियन पर सेकेंड। तो आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अगर अल्फा आ सकता है तो थीटा भी आ सकता है। दोनों इक्वेशन है, इक्वेशन 2 भी इक्वेशन 3 भी, दो भी लगा दो, काम बन जाएगा। इक्वेशन 2 है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो ओमेगा आई कितना है 0, तो 0 इंटू 5 0 प्लस हाफ अल्फा कितना है, अल्फा अभी निकाला हम लोग ने 2, और टी स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो 2 से 2 कट गया, 5 का स्क्वायर 25, ये 0, 25 रेडियन, इतना रेडियन वो चल चुका होगा। तो क्या ऐसे क्वेश्चन जो आएंगे, मतलब जो हम लोग लीनियर मोशन में करते थे वैसे क्वेश्चन ये आएंगे, आप कर ले जाओगे, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी, ज़्यादा समय इसमें नहीं बर्बाद करते। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, जो बात करनी है आपसे, कि अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, हम अब बात कर रहे हैं, सपोज करो कि पार्टिकल जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या मतलब है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का बच्चों मतलब है कि पार्टिकल जो है अपनी एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है, पार्टिकल कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। इट मीन्स, मतलब अगर पार्टिकल किसी सर्कुलर मोशन में, पार्टिकल मान लो अगर यहाँ हम कहें 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो यहाँ भी 5 से जाएगा, यहाँ भी 5 से जाएगा, यहाँ भी 5 से जाएगा, यहाँ भी 5 से जाएगा।
अगर हर जगह पार्टिकल के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा, मतलब हर जगह सपोज करो 5 से जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि v कांस्टेंट है, v क्या है, कांस्टेंट है, तो at 0 हो जाएगा। at है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, स्पर्श रेखीय त्वरण, स्पर्श रेखीय त्वरण, स्पर्श रेखीय त्वरण, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। मेरी बात एकदम ध्यान से समझना। अब ये सब जो अभी तक चल रहा था वो तो बहुत पुरानी चीज़ें थी, लेकिन ये हमें समझ में आना चाहिए। 10 से 15 मिनट आपको बहुत फोकस से इसको समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा जो जो चीज़ मैं बोलूँगा। v अगर कांस्टेंट है, मतलब अगर इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, मोशन का क्या चेंज नहीं हो रहा है, मैग्नीट्यूड। मतलब हर समय जैसे आप पंखा स्टार्ट करो और कुछ समय बाद पंखा जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करने लगता है ना, फिर वो चेंज नहीं करता। हाँ, स्टार्ट करोगे तो धीमे धीमे उसका वेलोसिटी बढ़ेगी, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी, v भी बढ़ेगा, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वो उसके चेंज नहीं होगा। तो v कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्योंकि जो at है ना वो हमारा, याद करो at जो तो वो था वो dv/dt था, और यहाँ पे जो v था वो जस्ट मैग्नीट्यूड था, इसमें डायरेक्शन नहीं थी। तो हमने आपसे कहा था जो at होगा, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, वो उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, मैग्नीट्यूड। बात को समझो, हम कह रहे हैं at 0 है, at कौन सा, एक्सेलरेशन वो जो उसकी डायरेक्शन में है, at टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at, है ना। सो at 0 अगर है तो इसका मतलब v चेंज नहीं हो रहा। क्या नहीं चेंज हो रहा, मैग्नीट्यूड। मतलब हर जगह वो किससे मोशन कर रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से। अगर इस प्रकार का मोशन है तो हम कहते हैं मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। यूनि मतलब v चेंज नहीं हो रहा। v का क्या नहीं चेंज हो रहा, मैग्नीट्यूड। इतनी बात समझ में आ रही है। चलो, अगर हम ये समझ गए कि भैया at 0 है तो क्या सर, अगर जब सर्कुलर मोशन होता है, जब सर्कुलर मोशन होता है तो क्या पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 होता है। सर्कुलर मोशन, अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है और अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है तो at 0 होगा, अल्फा 0 होगा, ओमेगा कांस्टेंट होगा, और ओमेगा मतलब कोणीय वेग कांस्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, और जाहिर सी बात है v भी कांस्टेंट होगा। v का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा तो ओमेगा भी कांस्टेंट होगा, नो डाउट। लेकिन क्या सर, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है तो क्या इसका कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है। भाई बात तो समझ में आती है। लेकिन अगर हम ध्यान से समझें तो हम ये पाते हैं कि भैया पार्टिकल अभी यहाँ जा रहा था, ठीक कुछ समय बाद पार्टिकल यहाँ पहुँचा तो इधर जा रहा है, कुछ समय बाद पार्टिकल यहाँ पहुँचा तो इधर जा रहा है, कुछ समय बाद पार्टिकल यहाँ पहुँचा तो इधर जा रहा है, कुछ समय बाद पार्टिकल पहुँचा तो इधर जा रहा है, इधर पहुँचा तो इधर जा रहा है, इधर पहुँचा तो इधर जा रहा है। What it means, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है, हाँ, अगर ये 5 से जा रहा है तो ये भी 5 से, 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 एंड ये भी 5 से। लेकिन अगर हम ध्यान से समझें तो पार्टिकल कंटिन्यूअसली डायरेक्शन अपनी चेंज कर रहा है। अच्छा, जब बात आती है वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी में 2 चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि पार्टिकल अपना मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा तो ठीक है, वेलोसिटी का स्पीड नहीं बदल रही, लेकिन चूंकि डायरेक्शन रेगुलरली चेंज हो रहा है, इट मीन्स वेलोसिटी तो बदल रही। जैसे एग्जाम में अगर आपसे कहे कि पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो क्या बताओ स्पीड बदल रही है, नहीं। क्या वेलोसिटी बदल रही है, हाँ, क्योंकि वेलोसिटी बदलने का मतलब है मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है बट डायरेक्शन इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। तो
तो डायरेक्शन अगर बदलेगा तो भी हम कहेंगे कि वेलोसिटी बदल रही है। इतनी बात समझ में आ रही। इसका मतलब है हमें सब कुछ देखना क्या है, डायरेक्शन। अब हमें समझना है अच्छा डायरेक्शन तो बदल रही है, इसका मतलब वेलोसिटी बदल रही है। वेलोसिटी बदल रही है तो एक्सेलरेशन तो होना चाहिए भाई। वेलोसिटी बदलने का मतलब ही है कि एक्सेलरेशन होना चाहिए। तो एक्सेलरेशन है तो कौन सा एक्सेलरेशन? एटी क्या? टेंजेंशियल वाला, स्पर्शरेखीय वाला? नहीं, स्पर्शरेखीय तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बदलता है उसका। अगर एटी 0 हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो 80 तो 0 हो गया, तो कौन सा एक्सेलरेशन? तब एक नया एक्सेलरेशन आता है जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो अब हम लोग समझेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। मान लो कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। अब सपोज करो कि पार्टिकल किसी समय पर यहां पर था, एकदम आराम से समझना, एकदम क्लियर कट समझ में आ जाएगा। बिंदु ये पॉइंट मान लो O, पार्टिकल किसी टाइम पर यहां पर था और इधर जा रहा था v वेलोसिटी से। अच्छा, हम निकाल रहे हैं यूनिफॉर्म के लिए, हम मान के चल रहे हैं कि पार्टिकल का अभी बदल सकते हैं सब, बट अभी v चेंज नहीं हो रहा है, अभी v कांस्टेंट है। मतलब v चेंज नहीं हो रहा, मतलब मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, कंफ्यूज मत हो। अब मान लो किसी टाइम पे पार्टिकल यहां पहुंचा b पॉइंट पर, अब पार्टिकल अब इधर जा रहा है, अभी भी v से ही जा रहा है, ठीक है। और कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? ये ओमेगा, ये डेल्टा थीटा है, थीटा या डेल्टा थीटा मान लो, और यहाँ से यहाँ तक टाइम लग रहा है डेल्टा टी। ए से बी जाने में कितना समय लगा? डेल्टा टी। और रेडियस है सपोज करो r। अगर हम वेक्टर्स से देखें और यहाँ फिगर प्लॉट करें तो हम क्या पाते हैं कि एक अभी पार्टिकल यहाँ पर इधर जा रहा था, बात को समझना आराम से, इधर जा रहा था। अब देखो पार्टिकल इधर जा रहा है, तो अगर हम यहाँ बनाएं इसको तो ये इधर अब जा रहा है, और हम ये ध्यान रखें क्योंकि मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होनी चाहिए, तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर, ऐसा। तो पार्टिकल अब इधर जा रहा है कि नहीं? इसका मतलब इसको अगर हम v1 नाम दें और इसको v2 नाम दें, ध्यान से समझना, ये v1 और ये v2, तो v1 वेक्टर बराबर है v2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। मैग्नीट्यूड के मतलब इसकी लेंथ बराबर होगी, बट चूंकि डायरेक्शन बदल रही है तो इसलिए हमने अलग अलग नाम दे दिया v1 एंड v2। तो पार्टिकल अभी इधर जा रहा था, अब इधर जाने लगा, कितने समय बाद? डेल्टा टी समय में। तो पार्टिकल चेंज किधर हुआ? इस डायरेक्शन में, देखो ये यही तो चेंज हो रहा है, तो ये है डेल्टा बी। मैग्नीट्यूड तो नहीं बदला, बट डायरेक्शन इधर से इधर हो गई, तो चेंज अगर आप देखो तो चेंज ये हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है कि नहीं? अगर आप ध्यान से पकड़ोगे तो इसको आगे बढ़ाओगे तो ये जा रहा है सेंटर की तरफ। इसका मतलब है, और जाहिर सी बात है कि एक्सेलरेशन जो होता है वो बेसिकली डेल्टा v बटे डेल्टा टी होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो इसका मतलब है जो एक्सेलरेशन होता है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है? नहीं, वो डिपेंड किस पे करता है? चेंज इन वेलोसिटी पर। किस पे डिपेंड करता है? चेंज इन वेलोसिटी। तो जिधर चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी पार्टिकल उधर ही जा रहा होगा। इट मीन्स द एक्सेलरेशन इधर है, देखो डेल्टा वी की डायरेक्शन इधर है, तो यानी पार्टिकल पे एक्सेलरेशन भी सेंटर की तरफ होगा। ये बात तो समझ में आ रही है? मान लो इसको पॉइंट P, इसको Q और इसको R मान लो अगर, तो क्योंकि अगर आप ध्यान से समझो तो ये इसके साथ लगा हुआ है, ये इसके साथ ऐसे लगा हुआ है,
और अगर ये घूम रहा है तो ये भी चलते 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 यहाँ पहुँच रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? तो जितना ये घूमेगा उतना ही ये भी घूमेगा। घूमेगा कि नहीं? मान लो ये थीटा घूम रहा है तो ये भी थीटा घूमेगा। इतनी बात समझ में आ रही है? चलो, इसका मतलब है ट्रायंगल, यू कैन से दिस इज ए ट्रायंगल OAB and triangle PQR are isosceles triangle. आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? समरूप त्रिभुज है। क्या है? समरूप है। समरूप कैसे भाई? अगर ये दोनों लेंथ बराबर है तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होंगे, और ये एंगल बराबर है, सारों एंगल बराबर हो जाते हैं तो ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल हो जाता है? समरूप त्रिभुज हो जाता है, आइसोसेलेस हो जाता है। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अब ना भी लगाओ आइसोसेलेस तो ठीक है, लेकिन हाँ सेम ट्रायंगल हमको दिख रहे हैं तो हम कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, आई होप सो। सो अब यहाँ पे अगर हम ये देखिए, ये लेंथ कितनी है V, ये लेंथ कितनी R, ये लेंथ कितना डेल्टा V, और ये लेंथ कितना है डेल्टा S। मान लो यहाँ से यहाँ तक डेल्टा S, तो हम लिख सकते हैं जैसे दिस, अब जैसे अगर ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, सिमिलर ट्रायंगल कहते हैं, आइसोसेलेस नहीं, सॉरी गलत शब्द हो गया यूज, सिमिलर ट्रायंगल, समरूप है ना। अगर ट्रायंगल सिमिलर है, अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो सेम रेशियो में होंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये सेम, ये सेम, तो इट मीन्स यू राइट OA अपॉन PQ इज इक्वल टू AB अपॉन QR। OA है R, PQ है V, लेंथ हम तो V मान के चल रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड तो V अब इज इक्वल टू AB है डेल्टा S, और RQR है डेल्टा V। यही आ रहा है, तो इसको इधर ले आओ, बाकी इधर रहने दो, क्योंकि हमें एसेलरेशन देखना है। तो एसेलरेशन डेल्टा V अपॉन डेल्टा V इधर ले आओ, बाकी इधर ले जाओ, तो आ जाएगा डेल्टा V इधर ले आओ, बाकी सबको इधर ले जाओ, तो हो जाएगा V डेल्टा S बटे R, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, अब पूरे इक्वेशन में, दोनों इक्वेशंस में डेल्टा T से डिवाइड कर दो, डेल्टा T से दोनों में डिवाइड कर दो, तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा T है क्या? बताओ, क्या ये एक्सेलरेशन नहीं है? ये डेल्टा V, लेकिन कौन सा डेल्टा V है ये समझने वाली बात है। ये चेंज इन डायरेक्शन के कारण जो बना है वो, और ये जो एक्सेलरेशन देगा वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देगा। कौन सा देगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ये डेल्टा S अपॉन डेल्टा T क्या है? वेलोसिटी है कि नहीं? और ये वेलोसिटी पहले से है अपॉन R, क्या ये V स्क्वायर अपॉन R आ जाएगा? बोलो, बात समझ में आई? इसका मतलब है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज V स्क्वायर अपॉन R। अब चूंकि ये जो चेंज है, जैसे V1 इधर था, V2, अब कंफ्यूज मत हो ना, V1 V2 का मैग्नीट्यूड सेम है, V ही है, ये लेंथ V है, लेकिन ये जो चेंज है वो देखो सेंटर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है पार्टिकल जो इसको, इसीलिए इसका नाम सेंट्रीपिटल पड़ा। सेंट्रीपिटल, पिटल मतलब सेंटर की तरफ। तो एक्सेलरेशन जो होगा, कौन सा एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल, यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अभिकेंद्र त्वरण। अभिकेंद्र त्वरण होगा AC इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। आई होप सो ये क्लियर होगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम इस तरह से V स्क्वायर अपॉन R से निकाल सकते हैं। AC इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, एंड क्योंकि हम लोग ये पढ़ चुके हैं V और ओमेगा में रिलेशन, मिटा दें इसको, नोट कर लेना। V और ओमेगा में रिलेशन हम पढ़ चुके हैं। तो V इज इक्वल टू होता है R ओमेगा, होता है ना, इसको यहाँ पे उठा के रख दो, तो AC हो जाएगा R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बटे R
1 से r से ये कट जाएगा तो r ओमेगा स्क्वायर। तो हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर अपॉन r भी लिख सकते हैं और r ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अच्छा, एक्सेलरेशन अगर आ गया तो हम फोर्स निकाल सकते हैं। फोर्स इज इक्वल टू MAC होगा। अच्छा, फोर्स जो होगा वो भी सेंटर की तरफ ही होगा, इसी को हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्र बल। इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स, अभिकेंद्र बल या सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स F होगा, FC लिख लो, F बराबर MA होता है फॉर्मूला, तो MAC कर सकते हो, तो हो जाएगा M और AC की वैल्यू है v स्क्वायर अपॉन r, तो MV स्क्वायर अपॉन r या MR ओमेगा स्क्वायर भी इसको लिख सकते हो। दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर है? तो इस तरह से हम FC निकाल लेंगे। तो हम लोग ने क्या क्या सीख लिया? अभिकेंद्र बल निकालना सीखा, अभिकेंद्र त्वरण सीखा। अब थोड़ी सी समझने वाली बात यह है कि ये जो फॉर्मूले हम लोगों ने फाइंड किए, ये एक नए प्रकार का एक्सेलरेशन आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो समझने वाली चीज है कि अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसको जो सर्कुलर मोशन करा रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्र बल इज MV स्क्वायर अपॉन r। ये बल कौन दे रहा है, ये कौन ये कर क्या रहा है? ये है इज ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, नॉट मैग्नीट्यूड। बात को समझो, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में AT 0 होगा बट AC 0 नहीं होगा। AT है मैग्नीट्यूड में चेंज होने के कारण एक्सेलरेशन, AC है उसके डायरेक्शन में चेंज होने के कारण एक्सेलरेशन। ये है मैग्नीट्यूड यानी परिमाण में चेंज होने के कारण एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड में चेंज होने के कारण एक्सेलरेशन। और ये है डायरेक्शन में चेंज होने के कारण एक्सेलरेशन। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में आने वाली बात है। डायरेक्शन में चेंज होने के कारण एक्सेलरेशन, बात को समझने वाली बात है। तो AC 0 नहीं होगा कभी भी। अगर पार्टिकल सर्कुलर कर दिया कहीं भी तो कभी भी AC 0 नहीं हो सकता। हाँ, AT 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। 0 तब होगा AT जब मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा होगा। अगर पार्टिकल के वेलोसिटी, मतलब मान लो पार्टिकल अगर ऐसे ऐसे कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी, नहीं है, तब AT 0 है। मान लो एक बार ऐसे स्पीड बढ़ा दे, तो बढ़ा दिया स्पीड, तो हम कहेंगे AT यहाँ पे 0 नहीं है। जब दोनों एक्सेलरेशन 0 नहीं होंगे, मान लो AT भी 0 नहीं है और AC भी 0 नहीं है, इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, असमान वृत्तीय गति है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, और दोनों 0 नहीं है, तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन टोटल निकालना पड़ेगा। हम कहें मान लो अगर दोनों 0 नहीं है, किसी समय पार्टिकल ये जा रहा है v वेलोसिटी से और इस समय इसका एक्सेलरेशन AT है, टेंजेंशियल वाला, स्पर्शरेखीय वाला, और v से जा रहा है तो सेंट्रल की तरफ एक्सेलरेशन AC है। तो जो रिजल्टेंट होगा वो इस तरफ होगा और ये A देगा, और यहाँ पे जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा वो होगा AT का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। AT की डायरेक्शन V की डायरेक्शन में होगी, AC की डायरेक्शन सेंटर की तरफ होगी। एकदम दिमाग में गांठ बांध लो। AT की डायरेक्शन V की डायरेक्शन में होगी, AC यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अभिकेंद्र त्वरण की डायरेक्शन सेंटर की तरफ होगी। इसी तरह से सेंटर की तरफ फोर्स होगा सेंट्रीपिटल वाला, अभिकेंद्र वाला, और ये जो होगा वो उसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को बढ़ाएगा, और ये क्या करेगा? डायरेक्शन बदलेगा। कौन? एक्सेलरेशन। इसका मतलब है अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वहां तुरंत अभिकेंद्र त्वरण आ जाएगा। एकदम गांठ बांध लो। क्या गांठ बांध लो? कि अगर डायरेक्शन चेंज हुई मोशन की
तो यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगा, तभी चेंज हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। इतनी बात समझ में आ रही है? चलो, तो अब हम ये चीज़ आपको हो सकता है समझ में आ गया। चलो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं पहले आपको ये समझाऊंगा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों ज़रूरी है और एक्चुअल में सेंट्रीपिटल फोर्सन है क्या, ठीक है। फिर उसी के बाद हम लोग उस पर कुछ सवाल करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और फोर्स पे, और न्यूटन्स लॉ को यूज़ करते हुए। और उसके बाद सवाल लगाने के बाद अगर कुछ रह जाता है तो एक वीडियो और, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेंट्रीफ्यूगल यानी अब गेंद बल पढ़ के और कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखा करके या समझा करके हम लोग आगे ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आज का लेक्चर आपको ये सब चीज़ें, बेसिक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि कैसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालते हैं, कैसे उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, कैसे नॉन यूनिफॉर्म में निकालेंगे, कैसे हम इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करेंगे। हर एक चीज़ मैंने इस वीडियो में आपको एक करके समझा दिया। आई होप क्लियर होगा। तो समझ में आया हो तो लाइक करिएगा, अगर अच्छा लग रहा हो या किसी और के लिए यूज़फुल लगे तो उसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, और सब्सक्राइब भी ज़रूर से ज़रूर कराइए, और सब्सक्राइबर प्लीज़ आप बढ़ाइए अगर हो सके। और जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ वैसे आप मेहनत करिए, कुछ अच्छा करिए लाइफ में, और इतनी मेहनत कर दीजिए कि फिर ये सब जो चीज़ें हैं वो आपके लिए बहुत छोटी हो जाएं और आराम से आप किसी भी चीज़ को हासिल कर लो। आई होप आप अच्छे रहो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। ओके, बेस्ट ऑफ लक।